हेलो फ्रेंड्स। माय नेम इज विशाल वर्धन। और फाइनली आ गया है सबसे डिमांडेड कॉन्सेप्ट, सबसे डिमांडेड टॉपिक, हाइबरनेट जेपीए। आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हाइबरनेट क्या होता है, जेपीए क्या होता है, और हम लोग कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली करके देखेंगे, अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे हाइबरनेट जेपीए को, जिससे हम लोग को पता चलेगा इंटरनली हाइबरनेट और जेपीए कैसे वर्कआउट होता है। ठीक है। अभी देखिए, मैं जो प्रोजेक्ट आपको बनवाऊंगा, पहले तो हाइबरनेट और जेपी समझाऊंगा, उसके बाद उसको प्रैक्टिकली उसका प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा। उस प्रोजेक्ट में मैं यूज जेपी करूंगा, बट उसके साथ ही साथ आप हाइबरनेट भी सीख जाओगे। अगर मैं आपको हाइबरनेट के थ्रू सिखाता तो आप जेपीए सीख जाते। होता दोनों एक ही है, प्रोसेस भी एक ही है। ठीक है। बस कहीं ना कहीं आप फ्रेमवर्क दूसरा यूज कर रहे हो। ठीक है, फ्रेमवर्क दूसरा यूज कर रहे हो, लेकिन मैं आपको इंटरनली दिखाऊंगा कि कहीं ना कहीं जेपी यूज करने के बाद भी आप हाइबरनेट को ही यूज कर रहे हो। ठीक है, हाइबरनेट को ही यूज कर रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ आज वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो आपको हाइबरनेट जेपीए समझने को मिलेगा, साथ ही साथ हम लोग कहीं ना कहीं डेटाबेस के से भी कनेक्ट करेंगे। और हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं आप डेटाबेस में जाके देखोगे कैसे स्टोर हो रहा है, वो भी किसकी मदद से, तो हाइबरनेट की वजह से दोस्तों। तो आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। अभी देखिए दोस्तों, मैं इस स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स में आपको क्या करके दिखाया था, वो एक बार देख लेते हैं। और अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा, कौन सा, ये वाला, ये मैं डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर दूंगा। ठीक है। इसमें मैं क्या किया हूँ देखिए, इसमें मैंने एक कंट्रोलर क्लास बनाया। ठीक है। और एक सर्विस लेयर बनाया, सर्विस लेयर बनाया। ठीक है। और ये दोनों को अपने एप्लीकेशन में डाल दिया। और साथ ही साथ मैं ब्राउजर बना रहा हूँ। और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो जो हमारा कंट्रोलर लेयर है उसमें डेटा रिसीव हो रहा है, कंट्रोलर लेयर है और इसमें डेटा रिसीव हो रहा है। और ये कंट्रोलर सर्विस लेयर को डेटा सेंड कर दे रहा है। ठीक है, कि आप अपना जो भी आपका बिजनेस लॉजिक में लिखा है उस हिसाब से उसको प्रोसेस करिए। तो जो हमारा ब्राउजर है वो डेटा इनपुट में लिया। ठीक है, डेटा इनपुट में लिया, सॉरी, ब्राउजर है। इससे हम लोग क्या किए, अपने एप्लीकेशन में इनपुट लिए ऐसा डेटा कंट्रोलर के पास गया, कंट्रोलर से सर्विस के पास गया, और सर्विस डेटाबेस के पास नहीं जा रहा है, रिपोजिटरी के पास नहीं जा रहा है, सीधा वो क्या हो रहा है, तो ब्राउजर के पास चला जा रहा है। ठीक है, सीधा ब्राउजर के पास चला जा रहा है। अभी देखिए, जो सर्विस लेयर है उसमें हम लोगों ने डेटा को कैसे संभाल के रखा है, तो लिस्ट के फॉर्म में संभाल के रखा हुआ है। जब भी हम लोग अपना सर्वर को ऑफ करेंगे तो कहीं ना कहीं वो डेटा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया है, लिस्ट में लेके रखा है। इतना मैंने इसलिए कराया था क्योंकि कहीं ना कहीं आप समझ पाओ कंट्रोलर और सर्विस लेयर कैसे वर्कआउट होता है। और यहाँ मैंने क्या किया हूँ, एक्चुअली मैंने ब्राउजर से कनेक्ट नहीं किया था, मैंने पोस्टमैन से कनेक्ट किया था, जिससे हम लोग बैक एंड पर देख सके क्या वर्कआउट हो रहा है। मैंने पोस्टमैन से कनेक्ट किया था। ठीक है। एक्चुअली ब्राउजर में आपको क्या करना पड़ता, HTML के टैग्स लिखने पड़ते, फॉर्म्स क्रिएट करना पड़ता, तो वो सब एक्स्ट्रा वर्कआउट करना पड़ता। उसकी जगह मैंने क्या किया, पोस्टमैन से काम किया। ठीक है, जिससे आप बैकएंड कंट्रोलर और सर्विस लेयर को समझ पाओ। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपली यहाँ पे एक और लेयर बनाएंगे जो हमारा रिपोजिटरी लेयर होगा, जो कि हेल्प करेगा हमें कहाँ, डेटाबेस से कनेक्ट होने में। तो हमारा एक और नया लेयर अब आ जाएगा जो कि हमारा रिपोजिटरी लेयर होगा, रिपोजिटरी लेयर होगा, जो कि मदद करेगा डेटाबेस से कनेक्ट करने में। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्ट करने में। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ रहा है। डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा, फिर पोस्टमैन के पास रिसीव हो जाएगा। तो ये ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट होगा जो आज हम लोग करेंगे। ठीक है। तो अभी तक मैंने कितना किया, तो हमने हमें यहाँ तक समझा हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ तक समझा हुआ है। आज हम लोग ये पूरा समझ जाएंगे, रिपोजिटरी, डेटाबेस सब आ जाएगा आज हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है। तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको कंट्रोलर, सर्विस और पोस्टमैन समझ में आ जाएगा। हालांकि आज के लेक्चर में भी थोड़ा बहुत मैं ट्राई करूंगा कि वो सब मैं आपको समझा दूं, बट जो मेरा मेन फोकस होगा वो मेरा हाइबरनेट पे होगा और जेपीए पे होगा। ठीक है, तो ये सबको पहले मैं हटाता हूँ।
ये सबको पहले मैं हटाता हूँ। फिर हम लोग एक शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू से शुरू करते हैं। इसको मैंने हटा दिया। अब देखिए क्या कर रहा हूं मैं। यहाँ लिखा मैं सिंपल जेपीए। जेपीए। अभी देखिए जेपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। जावा परसिस्टेंस एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। बट आज के टाइम पर हम लोग जेपीए को जावा परसिस्टेंस एपीआई नहीं कहते हैं, जकार्ता परसिस्टेंस एपीआई कहते हैं। ये इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है, बट जस्ट फॉर नॉलेज मैं आपको बता दिया। अभी देखिए मान लीजिए मैं एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपने कोर जावा पढ़ा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मैं बना दिया कैटेगरी का क्लास। कैटेगरी का क्लास। स्पेलिंग को देख लीजिएगा एक बार। यहाँ पे मैं सिंपली लिखा लॉन्ग आईडी और स्ट्रिंग नेम, ठीक है, लॉन्ग आईडी और स्ट्रिंग नेम। अभी देखिए क्या होगा। और हम लोग का जो डेटाबेस है वो हम लोग जो डेटाबेस यूज करेंगे वो कहीं ना कहीं रिलेशनल डेटाबेस होगा, जो कि टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है, टेबल के फॉर्म में होता है। मैंने अपने लेक्चर में इस वीडियो को बनाने से पहले आपको फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस के अंदर बहुत अच्छे से समझाया है क्या होता है आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें आप जान पाते हो कि जो हमारा डेटाबेस होता है वो टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा टेबल है, ठीक है, जिसमें रोज और कॉलम होता है। और यहाँ पे मैं बनाया अपना टेबल, जिसमें अभी जो मैं टेबल बना रहा हूँ उसमें आईडी और नेम होगा। आईडी और नेम होगा। ये एक्चुअली कैटेगरी का टेबल है, ठीक है, कैटेगरी का टेबल है, जिसमें जो हमारा रोज में वैल्यू होगा वो पर ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगा। अभी मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। पर ऑब्जेक्ट का वैल्यू होगा यहाँ, ये देखिए। देखिए यहाँ पे क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग नेम होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे है ये इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको कॉलम बोल देते हैं, प्रॉपर्टीज बोल देते हैं। तो यहाँ का जो क्लास का एट्रीब्यूट है वो ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज बन जाएगा, टेबल टेबल का प्रॉपर्टीज बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ नेम प्रॉपर्टीज बन गया। ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जो आईडी है वो यहाँ प्रॉपर्टी बन जा रहा है, सॉरी जो एट्रीब्यूट्स है वो प्रॉपर्टी बन जा रहा है, ठीक है। और जो हम लोग जितने बार इसके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे उतना रो यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, उतना रो बनेगा, उतना रो एड ऑन होगा, ठीक है, जितना बार इसका ऑब्जेक्ट बनेंगे। क्योंकि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा जो इसका वैल्यूज को होल्ड कर रहा होगा वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में डेटा एज अ वैल्यू स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे। अब ये कैसे हो पा रहा है, ये जेपीए की वजह से हो रहा है। जेपीए की वजह से हो रहा है ऑटोमेटिकली। हमें यहाँ पे आपको पता नहीं होगा क्या कि हमें क्वेरी भी लिखना नहीं पड़ रहा है, और ये सारा काम आसानी से हो जा रहा है, ठीक है, आसानी से हो जा रहा है। जेपीए क्या है, ओआरएम है, ठीक है। हाइबरनेट क्या है, ये एक ओआरएम है। ये कॉन्सेप्ट है, एक डिजाइन पैटर्न है, जिसके मदद से कहीं ना कहीं हम लोग जो हमारा एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं डेटाबेस में जाके एज अ टेबल फॉर्मेट में एज अ रिकॉर्ड स्टोर हो जाता है, जिसमें हम लोग जितना बार भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसका जो भी वैल्यू होता है वो टेबल में जाके स्टोर हो जाता है। जैसे मान लीजिए लॉन्ग आईडी स्ट्रिंग नेम, ठीक है, लॉन्ग आईडी स्ट्रिंग नेम। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए, मान लीजिए आईडी 1 है, हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया जिसका आईडी 1 है और जो नेम है वो विशाल है। हालांकि कैटेगरी का बात हो रहा है तो मोबाइल, ठीक है, एप्लीकेशन में कैटेगरी मोबाइल है। फिर मान लीजिए आईडी 2 है तो इसका क्या होगा, नेम मान लीजिए कैटेगरी है वो ट्रैवल है, ठीक है, तो ऐसे करके। अभी देखिए क्या होगा। हम लोग पुराने जो एप्लीकेशंस होते थे
सॉरी, एप्लीकेशन नहीं कहेंगे, फ्रेमवर्क्स कहेंगे, जो कि सर्वलेट जेएसपी होता था। उसमें क्या होता था कि हमें अलग से क्वेरी लिखना पड़ता था। अगर समझ रहे हैं, क्वेरी पूरा लिखना पड़ता था, इंसर्ट का क्वेरी अपना लिखना पड़ता था, अपडेट का अपना लिखना पड़ता था, डिलीट का अपना लिखना पड़ता था। तो ये सारा क्वेरी हमें लिख कर बताना पड़ता था। बट अब के टाइम पर हमें क्वेरी लिखने का जरूरत नहीं है। हम अपने गेटर सेटर मेथड के थ्रू कहीं ना कहीं अपना जो जावा का लैंग्वेज होता है उसके मदद से ही हम लोग इंसर्ट भी कर लेंगे, ठीक है, डिलीट भी कर लेंगे, सब हो जाएगा पॉसिबल, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें क्वेरी अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो पहले जो सर्वलेट होता था, जो जेएसपी होता था, उसमें हमें कहीं ना कहीं क्वेरी को भी रन करना पड़ता था। जेडीबीसी आपको याद ही होगा, जिसमें हम लोग को क्वेरी पूरा लिखना पड़ता था। बट आज के टाइम पर जब हम लोग स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं, तो स्प्रिंग बूट में आपको ये सारा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने स्प्रिंग बूट जेपीए को ऐड कर दिया है। और आपको मैं वापस बता देता हूँ, जेपीए और कुछ नहीं है, एक हाइबरनेट ही है। जेपीए एक्चुअली जावा का है, हाइबरनेट अपने में एक फ्रेमवर्क है, बट दोनों काम एक ही चीज की करती है, ठीक है, एक ही तरह का करता है काम। अभी देखिए, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो एज अ टेबल फॉर्म डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। अगर डेटाबेस जो है हमारा रिलेशनल डेटाबेस है तो, ठीक है। और जो हमें पहले क्या करना पड़ता था, तो पहले हमें क्वेरी लिखना पड़ता था, जिससे वो डेटा जाके एंटर हो जाता था। बट आज के टाइम पे हम लोग सिर्फ मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और डेटा को डेटाबेस में स्टोर कर देंगे। और उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग पूरा प्रैक्टिकली इसको देखेंगे कैसे कैसे हम लोग डेटा को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। ठीक है, पूरा इंटेलिजे जो मैं आईडीई यूज कर रहा हूँ, ठीक है, आईडीई यूज कर रहा हूँ, वो इंटेलिजे यूज कर रहा हूँ। उसमें हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे पूरी तरीके से समझेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग रिपोजिटरी लेयर की मदद से, ठीक है, जेपीए की मदद से हम लोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, जेपीए और हाइबरनेट है क्या। तो एक बार मैं लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं फर्दर पढ़ाऊंगा। जेपीए और हाइबरनेट कुछ नहीं है। जेपीए हाइबरनेट एक ओआरएम है, एक कॉन्सेप्ट है, एक डिजाइन पैटर्न है, जिसके मदद से हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट के वैल्यूज होते हैं हमारे एप्लीकेशन के, उसको हम लोग कहीं ना कहीं डेटाबेस में स्टोर कर पाते हैं। जितना बार ऑब्जेक्ट उसका क्रिएट होगा, उतना बार डेटाबेस में डेटा जाके स्टोर होगा, ठीक है, उतना बार डेटाबेस में डेटा जाके स्टोर होगा। चलिए, तो इतना बात हमें समझ में आ गया है, तो हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। अभी तक हमने ये समझा कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में अपने प्रोजेक्ट में ऐड करने वाले हैं रिपोजिटरी लेयर। साथ ही साथ हमने ये समझा कि जेपी और हाइबरनेट होता क्या है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जेपी और हाइबरनेट के आने के वजह से एरर भी रिड्यूस हुआ, क्योंकि जो डेवलपर थे, जिनको सिर्फ तो सिर्फ बिजनेस लॉजिक्स पर फोकस करना चाहिए था, उनको साथ ही साथ क्वेरी पे भी फोकस करना पड़ रहा है। बट आज के टाइम पर जब जेपी आ चुका है, स्प्रिंग बूट आ चुका है, तो आपको कहीं ना कहीं अब उतना ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्वेरी का टेंशन नहीं है, तो उसके कारण एरर भी कम होगा। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जो हम लोग जेपीए और हाइबरनेट पढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं हम लोग स्प्रिंग बूट की मदद से जो है उसको प्रैक्टिकली, हाइबरनेट है, हाइबरनेट, उसको कहीं ना कहीं हम लोग स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, स्प्रिंग बूट से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हाइबरनेट और जेपी को जब हम लोग स्प्रिंग और सर्वलेट के थ्रू करने की कोशिश करेंगे, तो वहां आपको अलग से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है डॉट एक्सएमएल के अंदर। बट यहाँ पे कोई ऐसा लोचा नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग बूट सब कुछ इंटरनली संभाल लेगा, क्योंकि स्प्रिंग बूट के अंदर डिपेंडेंसीज है, ठीक है, स्प्रिंग बूट के अंदर डिपेंडेंसीज है और काफी कुछ एम्बेडेड है पहले से ही, जिसके कारण आपको अलग से कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बस आप बिजनेस लॉजिक पर फोकस करिए। और जब मैं बनाऊंगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइबरनेट का और जेपीए का, तो आप देख पाओगे चीजें कितने आसान है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे हाइबरनेट जेपीए पढ़ रहे हो, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाइबरनेट जेपीए क्या है। और जिन्होंने सर्वलेट जेएसपी जैसे पुराने फ्रेमवर्क्स पढ़ के रखे हुए हैं, तो उन्हें और मजा आएगा। वो इसीलिए आएगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो अब करेंगे, उनको लगेगा ये चीज कितनी आसान हो गई है, कितना ऑटोमेटेड हो गई है, ठीक है। मतलब कि बहुत कुछ एलिमिनेट हो गया है जो अलग से प्रोग्रामर को करना पड़ता था। चलिए, तो इतना बात समझ में आ गया। अभी देखिए, जो डेटाबेस से
हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो डेटाबेस से हम लोग कनेक्ट करेंगे वो H2 डेटाबेस होगा। ये नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, बहुत कम ही लोग ने सुना होगा, बट इसका एक फायदा है। देखिए क्या फायदा है। H2 डेटाबेस से कनेक्ट करने का भी फायदा क्या है। देखिए फायदा ये है कि ये कहीं ना कहीं इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसका जो जेवीएम होगा वो एक ही होगा। ठीक है, तो रिसोर्स शेयरिंग एक जगह से ही होगा। जिससे क्या होगा कि जब सर्वर स्टार्ट होगा तो कहीं ना कहीं H2 डेटाबेस का भी सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सर्वर एक ही है। ठीक है, सर्वर एक ही है, जिसके वजह से जब हम लोग सर्वर को स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं होगा, और हम लोग अपना कंसोल को ब्राउज़र पे ही देख पाएंगे, और वहीं से हम लोग सारा काम कर लेंगे। तो मैं अभी आपको जो बताया हूँ वो प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक्चुअली मैं प्रैक्टिकली करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो एच डेटाबेस है वो हम यूज करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग H2 डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको प्रोजेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ, और अगर मैं माई एसक्यूएल सर्वर को डाउनलोड करता हूँ तो उसको पूरा इंस्टॉल करके उसका सेटअप को पूरा दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे आपको समझाना पड़ेगा कैसे डेटाबेस में डेटा जाके स्टोर होता है। बट अगर मैं H2 डेटाबेस को यूज करता हूँ तो मुझे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और हम लोग अपना काम डायरेक्टली कर लेंगे, क्योंकि इसका जो सर्वर है वो जावा का ही सर्वर होगा, क्योंकि रिसोर्स जो है वो शेयरिंग होगा। ठीक है, शेयरिंग होगा। वो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। ठीक है, उसका प्रूफ दिखाता हूँ। आपको ये भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, तो जो हमारा जेपीए है वो इंटरनली एक हाइबरनेट ही होता है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जेपीए पढ़ रहे होगे तो आप हाइबरनेट पे ही काम कर रहे होगे। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाऊंगा, जो हमारा एच डेटाबेस है वो क्यों हम सर्वर है वो शेयरिंग एक जगह से ही होता है। ठीक है, एक जगह से ही होता है। तो सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम में जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हो तो कोशिश करिएगा कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स और फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस एक बार देख लीजिए, जिससे आपको दोनों चीज पता चलेगा, दोनों चीज मालूम होगा। जब आप फिर मेरा ये लेक्चर देखोगे, ठीक है, हाइबरनेट का, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और सर्च करता हूँ एच टू डेटाबेस। यहाँ मैंने सर्च किया। ठीक है, यहाँ मैं क्लिक किया। देखिए, वेलकम टू H2 द जावा एसक्यूएल डेटाबेस। देखिए जावा लैंग्वेज यहाँ पे लिख दिया है। वेरी फास्ट ओपन सोर्स जेडीबीसी एपीआई, एम्बेडेड एंड सर्वर मोड इन मेमोरी डेटाबेस। ठीक है, ब्राउजर बेस्ड कंसोल एप्लीकेशन। देखिए ब्राउजर बेस्ड कंसोल है, यहीं पे आपका कंसोल ब्राउजर पे ही आपको यूज हो जाएगा। एम्बेडेड से आशा ये है कि जावा के अंदर इसका सर्वर एडेड है। ठीक है, इन मेमोरी मतलब जब तक मेमोरी होगा, जब तक सर्वर अप एंड स्टार्ट होगा तब तक इसके अंदर मेमोरी होगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत फास्ट है, ओपन सोर्स है, कोई भी यूज कर सकता है। और कहीं ना कहीं जो एपीआई है वो जेडीबीसी है। देखिए दोस्तों, जो हम लोग स्प्रिंग बूट पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर भी जो इंटरनली प्रोसेसिंग हो रहा है वो सर्वलेट का ही हो रहा है। बस हमें हाइब्रिड करके दे दिया गया है। वैसे ही हम लोग हाइबरनेट पढ़ रहे हैं तो इंटरनली जो है हो रहा है वो जेडीबीसी ही यूज हो रहा है। ठीक है, हमें हाइब्रिड करके दे दिया गया है। तो ये सारा चीज हो रहा है। ठीक है, अभी आ जाइए इंटेल आईजे के अंदर। इंटेल आईजे के अंदर आके आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइल है वो देखिए, pom.xml। pom.xml। ठीक है, यहाँ पे हमें आके डिपेंडेंसीज को ऐड करना होगा। आप आइए गूगल पर, गूगल पर आके यहाँ पे आप सिंपली सर्च करिए क्या, तो हम लोग का जो फेमस है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, इसको सर्च कर लीजिए। जैसे ही आपने स्प्रिंग इनिशियलाइजर को सर्च किया, इस पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा हाइबरनेट होता है, जेपीए होता है, स्प्रिंग बूट होता है, इसको हम लोग एक्चुअली सबसे अच्छा तब समझ पाते हैं जब हम लोग इस पर काम कर रहे होते हैं। ये सब एक्चुअली एक प्रोजेक्ट ही होता है। मान लीजिए आप स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, हाँ, तो स्प्रिंग में थोड़ा सा आप थ्योरी थ्योरी करके चल सकते हो, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकली समझ सकते हो। सॉरी, थोड़ी थोड़ी मतलब उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ठीक है, हालांकि स्प्रिंग भी पूरी तरीके से एक प्रोजेक्ट ही कही है। उससे पहले जो सर्वलेट जेएसपी था उसको तो आप कह सकते हो कि हाँ,
थ्योरी थ्योरी मतलब ये कह रहा हूँ कि जेपी हाइबरनेट सबसे अच्छा तब समझ में आता है, स्प्रिंग बूट तब आपको सबसे अच्छा समझ में आता है जब उसको आप प्रैक्टिकली करते हो एज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, तभी समझ में आता है, नहीं तो थोड़ी थोड़ी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं यहाँ आपको सिर्फ डायग्राम बना के दिखाऊंगा, तो आपको मजा तो आएगा, लेकिन जब आप खुद करने जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमें कहीं ना कहीं जो भी करना है वो प्रैक्टिकली करना है। तो यहाँ आप देख सकते हो हम लोग स्प्रिंग इनिशियलाइजर्स में आ गए हैं। यहाँ पे आप मैवन सेलेक्ट करो, लैंग्वेज जावा सेलेक्ट करो, और सिंपली ऐड डिपेंडेंसी में चले जाओ। ऐड डिपेंडेंसी में आके आपको जेपीए सर्च करना है। यहाँ देखिए दोस्तों, एक सेकेंड, थोड़ा सा कफ हो गया। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या करना है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, persist data in SQL store with Java persistence API using Spring Data in Hibernate। देखिए जेपीए क्या चीज को यूज कर रहा है, इंटरनली जो है वो हाइबरनेट को यूज कर रहा है। यही मैं बोल रहा था कि कहीं ना कहीं जेपीए और हाइबरनेट एक ही चीज है। फिर मैं यहाँ पे H2 डेटाबेस को ऐड करूंगा, ठीक है। Provide the fast in-memory database that support JDBC API and R2DBMS access with a small 2 MB footprint, supported embed server mode as well as based console application। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो इसका जो जार फाइल ऐड हो रहा है वो कितना कम है, सिर्फ 2 MB का है। कितना लाइट वेट है ये दोस्तों। तो इसका ये भी एक बेनिफिट है कि ये एक लाइट वेट है, ठीक है। चलिए, तो इसको भी मैं ऐड कर दिया। सिंपली आप एक्सप्लोर पर आइए, ठीक है। एक्सप्लोर पे आने के बाद आपको क्या करना है, ये दोनों जो मैंने डिपेंडेंसीज लिया है, इसको कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे आप नीचे आइए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा एक ये डिपेंडेंसी है, ठीक है, डेटा जेपी है, और एक ये डिपेंडेंसी है। इन दोनों को ले लीजिए और सिंपली कंट्रोल सी दबा दीजिए। इंटेल आईजे पे आइए, इंटेल आईजे पे आइए, और यहाँ पे फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर, ठीक है, फॉर्म डॉट एक्सएमएल के अंदर ये डिपेंडेंसीज को ऐड कर देना है। यहाँ पे इसके नीचे आ जाइए, ठीक है, डिपेंडेंसी के अंदर नहीं डालना है, डिपेंडेंसीज के अंदर डालना है, और यहाँ सिंपली कंट्रोल वी कर दीजिए, ठीक है। अभी ऐड नहीं हुआ है। यहाँ पे यहाँ पे हमें जाके एक बार रिफ्रेश करना होगा, मतलब कि लोड करना होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप जाके लोड पर ऐड कर क्लिक कर दीजिए, और टॉप राइट, ठीक है, सिंपली यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये दोनों डिपेंडेंसीज लोड होना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसको लोड होने दीजिए। थोड़ा सा कफ हो गया है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मौसम चेंज हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कफ हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऐड हो गया है दोनों डिपेंडेंसीज। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ नीचे आइए और एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक मारिए, ठीक है। एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक मारते ही यहाँ पे आपको हाँ, जकार्ता देखिए, जकार्ता प्रेसिस्टेंस एपीआई ऐड हो गया है, ठीक है। जकार्ता ट्रांजैक्शन, जकार्ता एक्सएमएल, बाइंड, सारा ऐड हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको H2 डेटाबेस भी देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, हाइबरनेट, ठीक है, हाइबरनेट जेपीयू को ऐड किया इंटरनली, हाइबरनेट भी ऐड हो गया। कहीं ना कहीं हम हाइबरनेट पर ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको कहीं H2 डेटाबेस दिख रहा होगा, वो भी ऐड हुआ है। एच टू डेटाबेस कहीं तो होगा। हाँ, ये देखिए दोस्तों, H2 डेटाबेस ये भी ऐड हो गया है। तो देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया है, ठीक है, कितना आसान हो गया है ऐड करना। ये सब एक बहुत टफ काम हुआ करता था। आपको वर्जन कौन सा चाहिए अपने ऐप के लिए, पहले वो सर्च करो, फिर उसको डाउनलोड करो, फिर उसको कहाँ पे डालना है, अपने एक्सटर्नल लाइब्रेरी में डालना है, तो उसको कॉपी करके पेस्ट करो, ठीक है, फिर चलाओ। तो उस टाइम पर हम लोग के पास वो नहीं था, क्या पता ये सब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी पहले, ठीक है,
कि सिर्फ ऐड डिपेंडेंसीज किया और जाके जो हमारा फाइल्स है, जो हमारा जार फाइल्स है, वो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज में जाके रखा जा रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी वर्जन चाहिए वो ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। वर्जन का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, वर्जन का टेंशन नहीं लेना है, इसलिए हम लोग इसको, जो स्प्रिंग बूट होता है उसको हम लोग वर्जन कंट्रोल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा एक्सटर्नल लाइब्रेरी जिसमें हमारा एच टू डेटाबेस और जेपीए ऐड हो चुका है। ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं इसको सिंपली रन करूंगा, अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा। रन बटन पर क्लिक किया। तो अब लॉग्स देख सकते हो क्या क्या आ रहा है। ठीक है, क्या क्या आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो जो हमारा टॉम कैट है सर्वर वो इनिशियलाइज हो गया है 8080 पे। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, यूआरएल। ठीक है, जो बना है वो क्या है, ये प्रोटोकॉल है, ये हमारा डेटाबेस है एच टू। ये एमईएम से इन मेमोरी डेटाबेस कहने की कोशिश की जा रही है। और ये हमारा डेटाबेस का नाम है, हमारे डेटाबेस का रेफरेंस है। इसको हम लोग बाद में जाके कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये हमारा यूजर नेम है। ठीक है, एस ए। फिर यहाँ पे नीचे आइए, नीचे आइए। अच्छा, एक सेकेंड। ठीक है, अभी बस इतना ही दिखा रहा है, कोई नहीं। मुझे कुछ एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में लिखना पड़ेगा, तब जाके कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन प्रॉपर्टी पे चलते हैं, फिर समझते हैं। आपको एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के बारे में कुछ पता है कि नहीं है, मुझे पता नहीं। लेकिन एप्लीकेशन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर, यहाँ आप देख सकते हो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज। देखिए, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर जो एक्स्ट्रा कुछ वर्क्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आप डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हो, तो कुछ यूआरएल को यहाँ पे इनपुट करना पड़ता है, कुछ पासवर्ड्स यूजर नेम्स लिखना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज सारा एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर होता है। इसी तरीके का कस्टमाइजेशंस करना है, चेंजेस करना है, वो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी के अंदर हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो आपका पोर्ट नंबर है वो 8080 है, तो आप कल होकर उसको 9090 करना चाहते हो, तो आप यहाँ से इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा काम जो होता है वो एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज से होता है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या मैं लिख रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्प्रिंग डॉट एच टू डॉट कंसोल इनेबल्ड इक्वल टू ट्रू। एक काम मैं ये किया। ठीक है, जैसे ही मैं ये किया और इसको मैं कंट्रोल एस किया और वापस रीरन किया, स्टॉप एंड रीरन, तो यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो, ये दिखाना चाह रहा था मैं। एच टू कंसोल ये हमें मिल रहा है। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, गूगल में जाएंगे, गूगल में जाके अपने लोकल होस्ट पे जाएंगे। ये हमारा लोकल होस्ट है और यहाँ पे सिंपली हमें क्या पेस्ट करना है, तो यहाँ से आप इसको कॉपी करिए और यहाँ गूगल में जाके पेस्ट कर दीजिए और इंटर मारिए। तो यहाँ आप देख सकते हो एक पेज खुलकर आ गया है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें अपना, यहाँ जो यूआरएल है, ये जो बड़ा सा यूआरएल है, इसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी, और यहाँ गूगल में आके पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी। ठीक है, ऐसे ऐसे सेलेक्ट सही है।
और ये सबको चेंज नहीं करना है और सिंपली कनेक्ट कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये हमारा डेटाबेस खुलकर आ गया है। चलिए, तो इतना काम हुआ। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ। मैं अपना एप्लीकेशन को स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप कर दिया। ठीक है। अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो डेटा आप देख सकते हो जा चुका है। ये जो पेज था, जो वेबसाइट था, ये जा चुका है। ठीक है। क्योंकि जब तक यहाँ पे जो इसका सर्वर है जावा का, वो अप एंड रेडी होगा, अप एंड स्टार्टिंग होगा, तभी जाके यहाँ पे वर्कआउट होगा, मतलब तभी जाके डेटाबेस कनेक्ट होगा, चलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये इन मेमोरी है। जब तक सर्वर अप होगा तब तक डेटाबेस चलेगा। ठीक है, तब तक डेटाबेस चलेगा। तो मैं वापस से इसको रन करता हूँ। इसको मैं वापस से रन किया। तो जो हमारा वहां पे जो वैल्यू था वो चेंज होगा, क्योंकि ये डायनेमिक है। जो हमारा यूआरएल है वो चेंज होगा क्योंकि डायनेमिक है। तो इसको वापस से मैं कंट्रोल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके इसको, एक सेकेंड, इसको मैं वापस से रिकनेक्ट करता हूँ। यहाँ आपको वापस से पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल वी, ये हटा देता हूँ। ठीक है। देखिए, पहले टेस्ट कनेक्शन करते हैं। देखिए, टेस्ट सक्सेसफुल रहा। ठीक है, यहाँ मैं वापस वैल्यू चेंज किया हूँ। ठीक है, क्योंकि डायनेमिक होता है, जब जब आप रन करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा। तो यहाँ मैं आया, फिर कनेक्ट कर दिया। तो ये पेज खुल जा रहा है। यहाँ पे पेज खुल जा रहा है। वापस मैं यहाँ पे आया इंटेल आईजे में। तो ये चलिए देखिए, यूजर ऐसे, ठीक है। वापस मैं गूगल में आया। तो चलिए, आप ये समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हम लोगों को यहाँ पे अपना टेबल को डालना है। ठीक है, देखिए कैसे डलेगा। देखिए यहाँ ये हमारा जो मॉडल है कैटेगरी का है, यहाँ पे मैं आया। तो यहाँ मैं करूंगा क्या? जो हमारा कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी है, इसी का टेबल हम लोग जाके टेबल डेटाबेस पे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो हमारे एच टू डेटाबेस में जाके इसका टेबल स्टोर होगा। ठीक है, इसका टेबल जाके स्टोर होगा रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। ठीक है, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने क्लास को आपको एनोटेशन लगाना पड़ेगा। क्या चीज का? तो एंटिटी का। तो एंटिटी का एनोटेशन लगाया। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ एरर क्या चीज का आ रहा है? हाँ। तो यहाँ पे आपको एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी लगाया, जनरेट किया, और यहाँ पे मैं लिखा कंस्ट्रक्टर। ओके। तो यहाँ मैं बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगाया। persistent entity should have, हाँ। तो यही मैं बोल रहा था। यह हमारा हमने एंटिटी लगाया। जैसे ही हमने यहाँ एंटिटी लगाया तो एक प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ कौन सा प्राइमरी की बनेगा? देखिए, हमारा आईडी जो है वो प्राइमरी की बनेगा। ठीक है, आईडी जो है हमारा वो प्राइमरी की बनेगा, क्योंकि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। तो यहाँ मैं क्या किया, एनोटेशन लगाया और सिंपली यहाँ लिख दीजिए आईडी। ठीक है, आईडी। देखिए एरर चला गया। एक आपको बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा, एक एंटिटी लगाना पड़ेगा, और एक आईडी लगाना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ डेटाबेस पे ये डेटा जाने वाला है। ये जो आपका आइकन है वो डेटाबेस वाला आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। डेटाबेस में आपको दिख रहा होगा। ये काम हो चुका है। अब चलिए, इतना काम जैसे ही हुआ तो हम लोग वापस से एक बार रीरन करते हैं अपना
एप्लीकेशन को, और फिर देखते हैं डेटाबेस पे जाके डेटा क्या हुआ। तो फिर एक नया यूआरएल यहाँ जनरेट होगा। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे एक नया यूआरएल जनरेट हुआ, वापस से इसको कंट्रोल सी करिए। कंट्रोल सी करिए और यहाँ आ जाइए गूगल में। ठीक है। इसको हटाइए, फिर इसको ओपन करिए। यहाँ पे लिखिए लोकल होस्ट H2 कंसोल इंटर। जैसे ही आपने ये किया, देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 9DE है। अगर इससे टेस्ट कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन जो है वो फेल हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ और नया वाला जो यूआरएल जनरेट हुआ है उसको रखता हूँ। यूजर नेम ऐसे है जो कि सही है। अब मैं टेस्ट कनेक्शन करता हूँ, तो टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। अब मैं कनेक्ट पे दबाता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ कनेक्ट पे दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ कैटेगरी का टेबल बन चुका है। इसको मैं रन करता हूँ, तो यहाँ पे आईडी और नेम दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान हो गया। ना ही यहाँ हमें टेबल भी बनाना पड़ा, ना ही कुछ भी करना पड़ा। सिर्फ हम लोग बस एंटिटी लिखे अपने कैटेगरी क्लास में, तो हमें कैटेगरी का यहाँ पे टेबल बन के मिल गया। तो आप यहाँ टेबल देख सकते हो, आईडी नेम। अभी कुछ इसमें हम लोग ने डाला नहीं है, इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। अभी हम लोग इसमें डालेंगे तो उसका टेंशन नहीं है। अभी वापस आप इंटेल आईजे पे नहीं, पहले हाँ इंटेल आईजे पे आइए। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको फॉर्म डॉट एक्सएमएल नहीं, बट एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में हर बार नया डायनेमिक वैल्यू जनरेट हो रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, कौन सा, ये वाला वैल्यू। ये देखिए, एक तो ये बहुत बड़ा है, ऊपर से हर बार चेंज हो रहा है। तो इसका टेंशन हटाया जाए, क्यों ना इसमें कस्टमाइजेशन किया जाए। तो कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। यहाँ मैं क्या करूंगा, सिंपली स्प्रिंग डेटा डेटा सोर्स डॉट यूआरएल, इसको मैं लिख देता हूँ JDBC। ये हमारा जो है, ये हमारा प्रोटोकॉल है, रूल है, H2। फिर यहाँ पे मैं H2 डेटाबेस है, MEM इन मेमोरी डेटाबेस है। और अपना जो नाम रख देता हूँ डेटाबेस का, जो रेफरेंस रख देता हूँ डेटाबेस का, उसको टेस्ट रख देता हूँ। तो अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बार बार यहाँ पे ये बड़ा वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कैटेगरी के अंदर आया, पर इसको कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। कैटेगरी के अंदर आया तो यहाँ पे जो एंटिटी है, ये ऑटोमेटिकली जो टेबल में नेम ले रहा है वो कैटेगरी ही ले रहा है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। कैसे, तो यहाँ मैंने लिखा नेम, नेम इक्वल टू, और नेम देता हूँ मैं कैटेगरीज। तो जैसे ही मैंने नेम लिया कैटेगरीज, तो जब हमें अब जो टेबल पे देखने को मिलेगा, वो कैटेगरीज देखने को मिलेगा। ठीक है। कैटेगरीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल F कर रहा हूँ और उसको वापस रन कर रहा हूँ। स्टॉप एंड रीरन किया। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो नाम है वो JDBC H2 MEM टेस्ट कर कर आ गया। ठीक है। तो नाम चेंज हो गया है। अभी सिंपली मैं गूगल में जाऊंगा और यहाँ पे इसको फिर कट और फिर से स्टार्ट करूंगा। H2। ठीक है, पहले लोकल होस्ट लिखता हूँ, लोकल होस्ट H2 कंसोल इंटर। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा, कंट्रोल V करूंगा। अच्छा, मैं चेंज नहीं किया था, कोई बात नहीं। यहाँ सिंपली इसको हटा के टेस्ट करूंगा। और फिर यहाँ पे मैं टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूंगा, देखिए टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। फिर मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं नाम चेंज हो गया, कैटेगरीज आ गया। कैटेगरीज पे सिलेक्ट करिए, इसको रन करिए, तो यहाँ आप आईडी और नेम देख सकते होगे। ठीक है। तो इतना काम हुआ। चलिए, अब इतना काम करने के बाद अब हम लोग कैसे फ्रंट एंड से अपने डेटाबेस में डेटा डाल सकते हैं, वो सीखेंगे। ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या समझाया, एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिए। पहले मैं आपको बताया कि मेरे प्रोजेक्ट में क्या क्या पहले से अवेलेबल है।
तो प्रेजेंटेशन लेयर अवेलेबल है, सर्विस लेयर अवेलेबल है। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब कि कंट्रोल का लेयर। सर्विस लेयर तो सर्विस लेयर होता ही है जिसमें बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं। कंट्रोलर क्या करता है, वो हमारा जो ब्राउजर है, जो हमारा फ्रंट एंड है, जहाँ से इनपुट आ रहा है उससे इंटरसेप्ट करता है और जैसा रिलेटेड वर्क होता है वो सर्विस लेयर को कर देता है। और वो सर्विस लेयर जो होता है उस काम को पूरा करता है। तो हमने जो अभी तक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने क्या किया कि अपना कंट्रोलर से सर्विस तक आए और सर्विस टू ब्राउजर वापस भेज दिया। बट अभी हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा डेटा सर्विस लेयर तक पहुंचेगा तो उसको हम लोग डेटा को उठा के हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिपोजिटरी लेयर पर भेजेंगे। और रिपोजिटरी लेयर से फिर हम अपने डेटा को डेटाबेस में भेजेंगे जिससे हमारा जो डेटा है वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपली अब आके हम लोग थोड़ा चेंजेस करेंगे यहाँ ये। और उसके पहले हम लोग को पहले एक नया लेयर बनाना पड़ेगा, मतलब नया क्लास बनाना पड़ेगा। इसके अंदर आइए, ठीक है, और यहाँ कंट्रोल सी करिए, न्यू करिए। न्यू करके यहाँ जावा क्लास पे दबा दीजिए। यहाँ लिखिए कैटेगरीज, नहीं नहीं सॉरी, रिपोजिटरीज डॉट डॉट। यहाँ पे नाम रख दीजिए कैटेगरी रिपो रिपोजिटरी। एक सेकेंड। आई होप सो कि मैं स्पेलिंग सही लिखा हूँ, ठीक है। इसको इंटरफेस ले लेना है। इंटरफेस लेके सेलेक्ट करिए। देखिए ये एक इंटरफेस है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं क्या क्या एक्सटेंड कर सकता हूँ, यहाँ ये सजेस्ट कर रहा है कि आप क्रेडिट रिपोजिटरी लगा दीजिए। क्रेडिट रिपोजिटरी से भी हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा, बट जब हम लोग जेपीए पढ़ रहे हैं तो जेपीए का ही रिपोजिटरी लगाना ज्यादा अच्छा होता है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जेपीए का रिपोजिटरी लगाऊंगा। जेपीए रिपोजिटरी, ये एक सेकंड, ये कंफ्यूज हो रहा है, इसको पहले हटाता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली कैटेगरी क्लास जाएगा और यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी की है लॉन्ग वो जाएगा, ये होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो, इसको हटा दीजिए। हमने क्रेड को नहीं जेपी को रखा है। अभी यहाँ देखिए ये एक इंटरफेस है, तो यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा नहीं। तो होगा क्या, जब रन टाइम का बारी आएगा तो क्या करेगा, उस टाइम पर जो हमारा जेवीएम है, या फिर जेवीएम से अच्छा ये है कि हम लोग ये कहे कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो कहीं ना कहीं रन टाइम पर उसका जो भी मेथड, इम्प्लीमेंटेशन मेथड क्रिएट करेगा। और जो हमारा डेटा में जो भी डेटा से काम करवाना है, क्रिएट कराना है, रीड कराना है, अपडेट कराना है, डिलीट कराना है, जो भी काम कराना है वो उस टाइम पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे ये मैंने किया। अब सिंपली आप क्या करिए, कैटेगरी कंट्रोलर पर आ जाइए। कैटेगरी कंट्रोलर पे आया तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है। हम लोग को सर्विस पे जाना है। कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पर आ जाइए। हाँ, अभी देखिए क्या है यहाँ, हमने पहले लिस्ट लेके कर रहा था काम क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट नहीं किया था। बट अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। अभी मैं यहाँ क्या करूंगा, कैटेगरी कैटेगरी रिपोजिटरी कैटेगरी रिपोजिटरी डाल दूंगा, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे मैजिक क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं रिटर्न कैटेगरीज नहीं कराऊंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। ठीक है, तो जो भी डेटाबेस में डेटा अवेलेबल होगा वहां से ये लेके दे देगा, बस इतना सही है। और इसका जो मेथड है फाइंड ऑल, वो कब क्रिएट होगा, वही मैं बोला कि रन टाइम पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर देगा और उसको
हमारा ऑपरेटर इसको क्रिएट कर देगा और हमें रिटर्न करा देगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो हमारा नेक्स्ट आईडी है, इसका क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। और सिंपली आप क्या करिए, एक सेकेंड, तो क्या करिए, अच्छा रुकिए इसको, सिंपली आप कैटेगरी मॉडल के पास आइए, कैटेगरी में जाइए, और यहाँ पे @ जनरेट वैल्यू, जनरेटेड वैल्यू में जाइए, और यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगा दीजिए इक्वल टू, ठीक है, जनरेट टाइप डॉट आइडेंटिटी। इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी वैल्यू होगा, जो भी जनरेटेड टाइप आइडेंटिटी मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, हमें आईडी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ आ जाइए। अभी यहाँ पे हम लोग ऐड कैटेगरी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, कैटेगरी रिपोजिटरी में डॉट सेव कैटेगरी, तो इससे सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी को बुलाएंगे, डॉट, यहाँ पे पहले फाइंड बाय आईडी कर देंगे, फाइंड, अच्छा पहले फाइंड ऑल करते हैं, कोई बात नहीं, फाइंड ऑल करते हैं। और यहाँ पे एक लिस्ट, यह रिटर्न क्या कर रहा है, कैटेगरी रिपोजिटरी, ये एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है ना, लिस्ट रिटर्न कर रहा है। यहाँ मैं इक्वल टू लिस्ट कैटेगरी टाइप का, कैटेगरीज, तो ये क्या हुआ, हमारा कैटेगरीज आ गया। ठीक है, लिस्ट के फॉर्म में। और इसके मदद से हम लोग क्या किए, जो आईडी है कैटेगरी का वो हमने ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या क्या करेंगे, इसको हटा दीजिए। यहाँ हम लोग लिखेंगे कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट डॉट डिलीट कैटेगरी, उस कैटेगरी को डिलीट कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें डिलीट का ऑप्शन था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। डॉट डिलीट फाइंड ऑल इक्वल्स टू स्ट्रिंग डिलीट ऑल, फाइंड वेट वेट, हाँ तो डिलीट ही का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको सिंपली आना है और डिलीट कर देना है। ठीक है, वो कैटेगरी को डिलीट कर देना है जो हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो वो डिलीट कर देगा। चलिए, इतना काम हुआ। अब यहाँ पे अपडेट कैटेगरी पे आए हुए हैं। ठीक है, अपडेट कैटेगरी पे आए हुए हैं, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए, लिस्ट ऑफ कैटेगरीज फिर से लेंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइंड ऑल कर लिया, तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शनल कैटेगरी मिला, वो ऑप्शनल कैटेगरीज को हमने गेट किया। ठीक है, ऑप्शनल कैटेगरी को गेट किया, एग्जिस्टिंग कैटेगरी में सेट कर दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैटेगरी रिपोजिटरी लेंगे, डॉट लगाएंगे, और सेव कर देंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैटेगरी को, तो देखिए काम हो गया। चलिए, ये काम हुआ, तो हम लोग ने कहीं ना कहीं, अब हम लोग फ्रंट एंड से डेटाबेस पे डेटा को डाल सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपली रीरन कर लेता हूँ, स्टॉप एंड रीरन।
अभी हम लोग H2 डेटाबेस कनेक्ट किए हैं। कल होके हम लोग H2 डेटाबेस को हटा के माई एसक्यूएल कनेक्ट करेंगे। धीरे धीरे जो हमारा प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो हमारा काम भी चेंज होगा, काम भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है। हालांकि बहुत सिंपल है, मतलब पढ़ाने के तरीके भी बहुत डिपेंड करता है। चलिए, ये काम हुआ। अभी सिंपली मैं गूगल के पास जाता हूँ। ये हमारा H2 कंसोल है, इसको पहले बंद करता हूँ। फिर यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं लोकल होस्ट H2 कंसोल लिखा। यहाँ पे मैं टेस्ट ऐसे, ठीक है, इसको मैं टेस्ट कनेक्शन करता हूँ तो हो गया। कनेक्टेड पे गया तो हो गया, कैटेगरीज में गया तो ठीक है, इसको रन किया तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, अपना पोस्टमैन ऑन करूंगा। पोस्टमैन ऑन करूंगा। पोस्ट मैंने ऑन किया तो आप यहाँ देख सकते हो कि मेरा गेट का, पोस्ट का, डिलीट का और पुट का यूआरएल क्रिएटेड है, ठीक है। ये चारों यूआरएल क्रिएटेड है। तो सबसे पहले मैं गेट करता हूँ कैटेगरीज को। देखिए क्या होता है, सेंड किया तो यहाँ एरर दिखा रहा है, 500 इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। ठीक है, फिर से सेंड करता हूँ, एरर दिखा रहा है। एक सेकेंड, इंटेल आईजे पे आया मैं। पहले एक सेकेंड मैं यहाँ पोस्टमैन में चेक कर लेता हूँ कि मैं गेट कैटेगरीज, देखिए ये हमारा लोकल होस्ट 8080 एपीआई पब्लिक कैटेगरीज है। तो आप यहाँ इंटेल आईजे पे आइए, ये देखिए कैटेगरी कंट्रोलर पे हमारा यहाँ पे क्रिएटेड है, ठीक है। हाँ, एपीआई पब्लिक कैटेगरीज, तो गेट ऑल कैटेगरीज, ये काम हमने दे दिया किसको, कैटेगरी सर्विस को, ठीक है, कि डॉट गेट ऑल कैटेगरीज करने के लिए। तो फिर ये कैटेगरी सर्विस पर आया, कैटेगरी सर्विस पे आया तो यहाँ पे हमारा जो कैटेगरी सर्विस है। ओके ओके ओके, एरर में पकड़ लिया क्या है। तो ये क्या हो रहा है, कैटेगरी सर्विस इम्प्लीमेंटेशन पे आप आइए, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो ये कैटेगरी रिपोजिटरी है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऑटो वायर करना पड़ेगा। अब जाके रन टाइम पर क्रिएट होगा, ठीक है। अब जाके रन टाइम पर क्रिएट होगा। अभी मैं यहाँ पे आया, पोस्टमैन पे वापस सेंड करता हूँ, हालांकि मुझे वापस से सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं स्टॉप एंड रीरन कर लेता हूँ। तो हो गया है। वापस मैं पोस्टमैन के पास आया और यहाँ से सेंड करता हूँ। देखिए 200, ओके, मतलब कि हमारा रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। द सर्वर हैज रिस्पॉन्डेड एज रिक्वायर्ड। तो कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देखिए कहीं ना कहीं हम लोग ने बैकएंड पर डेटा कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, डेटाबेस से, और हमारा ये फ्रंट एंड से हम लोग काम कर रहे हैं। इसको आप फील करिए कि हमारा ब्राउजर ही है, ठीक है। देखिए मैं दिखाता हूँ। हम लोग यहाँ इसको कंट्रोल सी करते हैं और हम लोग गूगल पर जाते हैं और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, और यहाँ इंटर मारते हैं तो यही चीज आपको देखने को मिल रहा है। एक्चुअली ब्राउजर में ऊपर जाके ही जो हो रहा है वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन में यहीं पे कर ले रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ ब्राउजर में करने का फायदा ये है, जब हम लोग पोस्ट करेंगे तो हम लोग वैल्यूज को भी इंटर करा सकते हैं। जैसे यहाँ मैं नेम स्पोर्ट्स का नाम को सेंड कर रहा हूँ तो देखिए क्या होगा, कैटेगरी इज क्रिएटेड, 201 क्रिएटेड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डेटा को भी सेंड कर पा रहे हैं, ठीक है। ब्राउजर पे ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है बट हमें HTML CSS लगा के पहले पेज क्रिएट करना होगा, ठीक है, तब जाके हम लोग ये सब काम कर पाएंगे। फॉर्म क्रिएट करना होगा अपना HTML के कोड्स में, फिर हम लोग सेंड कर सकते हैं डेटा। बट उतना टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि हमारे पास पोस्टमैन सॉफ्टवेयर है जो कि बहुत इजीली और आसानी से हमारा डेटा को इनपुट कर ले रहा है। अभी आप देखिए हम लोग गूगल पे जाते हैं और यहाँ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अपने H2 कंसोल को ऑन करेंगे। तो ये हमारा हो गया है। यहाँ मैं टेस्ट कनेक्शन पे दबाता हूँ तो टेस्ट सक्सेसफुली हो गया है। मैं कनेक्ट पे दबाता हूँ, देखिए हमारा कैटेगरीज है। यहाँ मैं रन किया तो यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों, आईडी और नेम में वन और स्पोर्ट्स आ गया है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़िया और कितना मजा आ रहा है। क्यों मजा आ रहा है, इसीलिए आ रहा है
कि क्योंकि हम अपने सॉफ्टवेयर से, ठीक है, हम अपने सॉफ्टवेयर से फ्रंट एंड से डेटा, बैक एंड से डेटा डेटाबेस में जाके स्टोर कर पा रहे हैं। ये चीज काफी अच्छे से समझने की कोशिश की कि कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है, काफी कैसे कर पा रहे हैं। अभी देखिए पोस्टमैन के पास आया, ये देखिए मैंने ये डेटा डाला, ठीक है, ये डेटा डाला, और मैंने बस एक सेंड बटन दबाया, तो ये बैकएंड पर डेटा गया, डेटाबेस में स्टोर हो गया, और फिर रिटर्न भी डेटा आ रहा है और बता रहा है कि कैटेगरी क्रिएटेड। तो हमारा जो कैटेगरी है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं सिंपली गेट पे दबाऊंगा और सेंड करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि आईडी भी जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। आईडी कैसे जनरेट हुआ ऑटोमेटिकली? तो हमने यहाँ क्या किया हुआ था, मॉडल क्लास के अंदर, मॉडल पैकेज के अंदर, कैटेगरी क्लास के अंदर, यहाँ पे हमने जो एंटिटी नेम नहीं, जनरेटेड वैल्यू का स्ट्रेटेजी इक्वल टू जनरेशन टाइप डॉट आइडेंटिटी किया। तो इसकी वजह से जो हमारा आईडी है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। अभी पोस्टमैन में आइए और यहाँ पे अपडेट करते हैं, ठीक है, अपडेट करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, स्पोर्ट्स अपडेटेड कर देते हैं, स्पोर्ट्स अपडेटेड कर देते हैं, और सिंपली मैंने सेंड किया। सॉरी, ये इसीलिए नहीं, इसीलिए आ रहा है क्योंकि जो हमने आईडी सेलेक्ट किया था वो 2 है, तो आईडी जो है वो एक्चुअली 1 है। 1 किया और यहाँ सेंड किया। तो आप देख सकते हो कैटेगरी अपडेटेड हो गया है। जैसे ही कैटेगरी अपडेटेड हुआ, ठीक है, कैटेगरी अपडेटेड हुआ, तो जब आप यहाँ आओगे और फिर यहाँ रन करोगे, तो देखिए चेंज हो गया हमारे डेटाबेस में, स्पोर्ट्स अपडेटेड, और यहाँ हमें रिटर्न करके बता रहा है कैटेगरी अपडेटेड। तो ये कितना फाइन और कितना आसानी से हम लोग ने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं डेटाबेस, ठीक है, अपने एप्लीकेशन को और ब्राउजर को कनेक्ट कर पा रहे हैं। इसको फील करिए कि ये हमारा ब्राउजर है, ठीक है, इसको फील करिए कि हमारा ब्राउजर है, ठीक है, और इसको फील करिए, ठीक है, इसको फील करिए कि ये हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है, और इसको फील करिए इसको फील करिए कि ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। तो ये सारा चीज पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, सारा चीज पॉसिबल हो सकता है। अब ये हटेगा कैसे? इरेजर, अरे भाई, टाइम टेकिंग होगा। हम्म हम्म, ठीक है, चलिए। तो मैं से यही कहना चाह रहा था कि हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा ब्राउजर है, ये हमारा ब्राउजर है, और ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। चलिए, तो ये काम कर रहा है। तो एक दो और डेटा डाल के देखता हूँ, एक दो और डेटा डाल के देखता हूँ। पोस्टमैन के पास आइए, यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ, पोस्ट में मैं अब नया चीज पोस्ट करता हूँ। यहाँ कर देता हूँ मैं मोबाइल, सेंड किया, ठीक है। फिर मैं कर लेता हूँ व्हीकल, व्हीकल, व्हीकल। चलिए, ये इतना हुआ। अब मैं गेट करता हूँ, सेंड। तो ये देखिए इसका आईडी भी जनरेट हो गया, स्पोर्ट्स अपडेटेड, मोबाइल और व्हीकल आईडी 3। तो ये सब चीज हो जा रहा है, ठीक है, सब चीज हो जा रहा है। अभी मैं गूगल पे गया और यहाँ पे कैटेगरीज को रन किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स अपडेटेड, मोबाइल और व्हीकल। तो ये देखिए हमारा प्राइमरी की है, ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है, और उसके साथ ही साथ ये स्पोर्ट्स अपडेटेड, मोबाइल, व्हीकल आपको देखने को मिल रहा होगा। व्हीकल का स्पेलिंग शायद गलत है, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये चीज है जो हम लोग करके देख लिए। चलिए, अभी दोस्तों देखिए मैं क्या किया। ये सारा, ये जो मैं पहले से कोडिंग करके रखा हुआ हूँ, जो कंट्रोलर का लेयर बना के रखा हुआ हूँ, सर्विस का लेयर बना के रखा हुआ हूँ, ये सारा मैंने गूगल पे आइए तो यहाँ पे मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है। एक सेकंड, लोडिंग पे चला गया। देखिए यहाँ पे मैं पहले से करके रखा हुआ है, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगिनर्स। इसमें मैंने सारा जो आपका ब्राउजर होता है, स्पोर्ट्स पोस्टमैन क्या होता है वो भी समझाया हूँ, पोस्टमैन को डाउनलोड करना भी सिखाया हूँ,
फिर साथ ही साथ इंटेल आईजी को भी डाउनलोड करना सिखाया हूँ। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया है कि जो सर्विस लेयर है उसका काम क्या है, कंट्रोलर लेयर क्या है, और एक स्मॉल प्रोजेक्ट बना के दिखाया हूँ जिसमें मैंने जो अपना लास्ट में सर्विस से जब रिटर्न होता है ब्राउजर की तरफ डेटा, पोस्टमैन की तरफ डेटा, तो वो कहीं ना कहीं लिस्ट के फॉर्म में हो रहा होता है, इसीलिए मैंने एरे लिस्ट का भी हेल्प लिया हुआ था। तो ये सारा मैंने इस वाले प्रोजेक्ट में समझाया हूँ, और ये प्रोजेक्ट भी कम से कम अच्छा खासा व्यू आ गया है, 234 आ गया है, ठीक है, काफी अच्छा वीडियो है, काफी अच्छे से समझाया हूँ। साथ ही साथ आपको स्प्रिंग बूट, आप ये लेक्चर मेरा पहली बार देख रहे हो और आपको स्प्रिंग बूट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आप पहले यहाँ से शुरू करो। स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई इन वन वीडियो, ठीक है, इसको देख लिया तो और कुछ देखने का जरूरत नहीं। इससे आपको थोड़ा थ्योरी नॉलेज हो जाएगा स्प्रिंग बूट का। और उसके बाद यहाँ आप जंप कर सकते हो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट फॉर बिगनर्स, ठीक है, जिससे आपको एक प्रोजेक्ट का नॉलेज हो जाएगा कि स्प्रिंग बूट में एक्चुअली कंट्रोल लेयर का क्या काम होता है, सर्विस लेयर का काम क्या होता है, पोस्टमैन का काम क्या होता है, एनोटेशंस क्या होते हैं, ठीक है, एनोटेशंस क्या होते हैं, सर्विस के में एनोटेशंस लगाने का क्या जरूरत है, सब कुछ A to Z मैंने इसमें आपको समझाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आप ये फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस समझ सकते हो, जिसमें हम लोग को डेटाबेस क्या होता है, डेटा क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, ओआरएम क्या होता है, आरडीबीएमएस क्या होता है, डेटा क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है, ये सब कुछ आपको फंडामेंटल्स ऑफ डेटाबेस में जानने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ जो मैं आज आपको ये पूरा समझाया, ये आप समझ सकते हो, ठीक है, ये आपको पूरा समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको काफी कुछ करके दिखाया है, ठीक है, काफी कुछ करके दिखाया है। अभी यहाँ पे देखिए जो हमारा कैटेगरी क्लास है, ये ठीक है कैटेगरी क्लास है, इसमें कहीं ना कहीं एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लगाना जरूरत है, ठीक है, इसका भी कुछ काम है जो इसीलिए लगाने का जरूरत पड़ रहा है। फिर मैंने आपको बताया कि अगर आपको उस क्लास को डेटाबेस में डेटा को सेंड करना है तो आपको एंटिटी एनोटेशंस लगाना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक एक ऐसा एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए, ठीक है। फिर उसको अपना नाम भी दे सकते हैं कैटेगरीज करके, और ये बाद में जाकर क्या होगा, डेटाबेस में डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है, डेटाबेस में जाके डेटा स्टोर हो जाएगा। अभी यहाँ पे इतना किया, फिर इम्प्लीमेंटेशन में आपको करके दिखाया कैसे हम लोग डेटा को सेव कर पा रहे हैं, कैसे सारा काम कर पा रहे हैं, ठीक है, अपडेट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, ये सारा काम हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हालांकि इस कोड को और छोटा किया जा सकता है, बट लेक्चर्स बहुत बड़ा हो जाएगा और काफी कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है उसके लिए आप इसीलिए मैं ज्यादा एडिट करके नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये कोड है वो थोड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको अगर ये सब लॉजिक्स में दिक्कत होता है तो आप मेरे कोर जावा लेक्चर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है, वो सब नीचे अवेलेबल है, तो वो सारा वीडियो देख सकते हो, जिससे आपका ये सारा नॉलेज काफी इंप्रूव होगा, क्योंकि आपका उप्स स्ट्रांग होना चाहिए अगर आपको ये सब समझने में दिक्कत होता है तो, ठीक है। देखिए ये सब बहुत आसान हो जाता है जब आपका उप्स बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ कुछ खेला नहीं है, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, फिर उसके मेथड्स को, उस ऑब्जेक्ट क्रिएटेड मेथड्स को हम लोग को बस यूज करना होता है और अपने काम को फुलफिल करना पड़ता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ मैंने जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो वो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं क्रिएट किया है, कहीं पे भी आप देखोगे नहीं कि यहाँ न्यू कीवर्ड को मैंने अप्लाई किया है, ठीक है, न्यू कीवर्ड को मैंने अप्लाई किया है। सीधा सारा मैनेज स्प्रिंग बूट करता है हमारे ऑब्जेक्ट का, बस आपको क्या करना है, ऑटो वायरिंग लगा देना है। तो आप यहाँ देख सकते हो सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, कंट्रोल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में यहाँ पे मैंने कैटेगरी रिपोजिटरी लेके सिर्फ ऑटो वायर लगा दिया, ठीक है। साथ ही साथ आप यहाँ पे कंट्रोलर में देख सकते हो, कैटेगरी कंट्रोलर में यहाँ पे भी देखिए जो हमारा कैटेगरी सर्विस है उसको भी ऑटो वायर कर दिया है। ऑटो वायर करने से ये स्प्रिंग बूट को पता चल जाएगा कि ये आपको ये मैनेज जो है ये स्प्रिंग बूट को करना है, ठीक है। तो उसके कारण हमें न्यू कीवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, सारा मैनेज स्प्रिंग बूट कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप आइए और ये देखिए, यहाँ पे आइए और ये देखिए, क्या देखिए, क्या दिखा रहा था मैं, हाँ, ये दिखा रहा था कि मैं जो हमारा रिपोजिटरी है ये इंटरफेस है, तो इसको बस हमने एक्सटेंड किया, और इसके देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैटेगरी सर्विस इंप्लीमेंटेशन पे आइए और ये देखिए, कैटेगरी रिपोजिटरी एक इंटरफेस है, कैटेगरी रिपोजिटरी एक इंटरफेस है और उसका रेफरेंस दे दिया हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरे, यहाँ पे देखिए क्या है कि हम लोग जिसका ऑब्जेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बट रेफरेंस का जो टाइप है
ठीक है, डेटा टाइप है जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, उसको हम लोग इंटरफेस भी ले सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं बोला, इम्प्लीमेंटेशन हम लोग उसके चाइल्ड क्लास को, मतलब कि इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेड क्लास को ले सकते हैं, बट हम लोग जो टाइप है डेटा का, ठीक है, टाइप ऑफ डेटा है, वो इंटरफेस भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, एक इंटरफेस नाम का ही नाम रखा हुआ है, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन एक क्लास होगा, बट वो क्लास हम लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारा मैनेज स्प्रिंग बूट करेगा, ठीक है, वो सारा मैनेज स्प्रिंग बूट करेगा, तो उसका टेंशन हम लोग को लेने का जरूरत नहीं है। तो रन टाइम पर क्या होगा, जो भी ये मेथड्स हैं, उसका क्लास इंप्लीमेंट होगा और उसके मेथड से हमारा काम हो जाएगा। जैसे कि फाइंड ऑल, तो हम लोग को इससे क्या हो रहा है कि इससे हमें जो डेटाबेस में डेटा है वो हमें मिल जा रहा है, ठीक है। अभी देखिए फाइंड ऑल है तो ये जो रिटर्न होगा वो लिस्ट में हो रहा है। फाइंड ऑल पे जाइए तो जो रिटर्न हो रहा है वो लिस्ट में हो रहा है, तो हम लोग रिटर्न लिस्ट में करा दिए, ठीक है। सेव करने से क्या हो रहा है, रिपोजिटरी में जाके डेटा सेव हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा कैटेगरी टाइप का डेटा है वो जाके स्टोर हो जा रहा है, सेव हो जा रहा है, ठीक है, डेटाबेस में। फिर यहाँ पे आइए कैटेगरी रिपोजिटरी में, तो यहाँ पे भी फाइंड ऑल कर रहे हैं, तो लिस्ट मिल गया हम लोग को, ठीक है, यहाँ लिस्ट मिल गया। उस लिस्ट में को क्या कर रहे हैं, उससे पर्टिकुलर आईडी निकाल दे रहे हैं, पर्टिकुलर आईडी निकाल दे रहे हैं। अभी देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना करने का जरूरत नहीं है। हम लोग एक काम और कर सकते हैं, ये देखिए जो हमारा कैटेगरी रिपोजिटरी होता है ना, उसमें हम लोग डॉट लगा दिए, तो हम लोग फाइंड बाय आईडी भी कर सकते हैं, फाइंड बाय आईडी। तो इतना टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। और यहाँ आईडी डाल दिए, यहाँ पे, हम्म, एक सेकेंड, फाइंड बाय आईडी, और यहाँ आईडी डाल दिए, ठीक है। जैसे ये किया, फिर डॉट लगा दिए, और एल्स थ्रो लगा दिए। अच्छा, ये इंट नहीं होना चाहिए, ये लॉन्ग होना चाहिए, यहाँ इंट क्यों लिखा था। हाँ, यहाँ लॉन्ग होना चाहिए। और एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डाल देते हैं, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या मिला, ये हमें क्या रिटर्न करके देगा, तो ये देख लेते हैं रिटर्न क्या करेगा। ऑप्शनल कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें कैटेगरी चाहिए, ठीक है, कैटेगरी वन करते हैं और इक्वल कर देते हैं, तो कैटेगरी मिल जा रहा है। और यहाँ पे कैटेगरी वन डाल देते हैं, ठीक है, ये किया। अब हम लोग को इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है, इसको कैटेगरी ही रख दीजिए। ठीक, क्या हो रहा है, कैटेगरी रिपोजिटरी फाइंड बाय आईडी, आईडी मिल गया, तो उस आईडी का हमें कैटेगरी मिल गया, उस कैटेगरी को हमने डिलीट करा दिया। अगर ये आईडी नहीं है, तो और एल्स थ्रो कर दीजिए, न्यू रिस्पॉन्स स्टेटस एक्सेप्शन, जिसमें नॉट फाउंड आएगा, और एक मैसेज आएगा साथ ही साथ, रिसोर्स नॉट फाउंड का, ठीक है। तो ये हो रहा है, तो ऐसे कर सकते हो आप। अभी आपको कुछ समझ में अगर नहीं आ रहा होगा, तो वही मैं बोल रहा हूँ, गूगल पे जाइए और ये वाला लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, ये लेक्चर देख लीजिएगा। और मेरा ये भी मानना है कि आप ये भी लेक्चर देख सकते हो अगर आप हाइबरनेट को एकदम नहीं समझते, ठीक है। तो ये डेटाबेस आपको समझ में आएगा, जिसके थ्रू फिर आप हाइबरनेट भी समझ पाओगे क्या होता है, ठीक है। अभी आपको मैं ये एक लॉजिक दिखाया, पहले एक बहुत बड़ा लिखे थे हम लोग, अब बहुत छोटा कर दिया है। इसको क्या एरर आ रहा है, मस्ट बी डिक्लेयर्ड abstract डिलीट कैटेगरी एंड, ओके ओके ओके, ठीक है। यहाँ पे सर्विस पे आइए, यहाँ मैंने इंट का ही लिया है, हर चीज लॉन्ग पे चलेगा ना, लॉन्ग,
हम्म। इसका क्या रिलेटेड प्रॉब्लम है? लॉन्ग। चलिए, ये हुआ। इसको हटा दीजिए अब। इसका टेंशन नहीं है, इसको प्राइवेट कर, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये कमेंट हो गया। सर्विस पे आइए, हाँ ये हो गया ठीक। इम्प्लीमेंटेशन में आइए, तो यहाँ पे एक लॉजिक लिखा। फिर ये तो छोटा है ही, ये छोटा है ही। इस कोड को भी छोटा कर दिया। तो अब इतना सा ही कोड है अपना जो काम हो जा रहा है। अभी यहाँ पे एक अपडेट कैटेगरी में भी हम लोग छोटा कर सकते हैं, ठीक है, छोटा कर सकते हैं। इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। अपडेट कैटेगरी में भी हम लोग बाई आईडी से मिल जाएगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। अ, यहाँ पे इसके नीचे आइए। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, कैटेगरी रिपोजिटरी से, कैटेगरी रिपोजिटरी से डॉट फाइंड बाय आईडी, इसमें डाल दिया आईडी। और एल्स थ्रो न्यू रिपोजिटरी, हाँ ये किया। देखिए, न्यू रिपोजिटरी अगर आईडी नहीं मिलता है तो वो यहाँ पे ऐसे करके एरर दे देगा, ठीक है, जो हमें पोस्टमैन में दिखेगा। ये किया, कैटेगरी रिपोजिटरी, तो इससे इक्वल किया, और यहाँ पे कैटेगरी लिया और कैटेगरी लिख दिया। तो इससे वो कैटेगरी मिल गया, ठीक है, जो अपडेट करना है, जो अपडेट करना है। तो ये करते ही हम लोग अब क्या करेंगे देखिए। हम्म। हम्म। कैटेगरी वन में सेट कर देंगे कैटेगरी गेट नेम, ठीक है। फिर कैटेगरी रिपोजिटरी डॉट सेव कैटेगरी वन कर देंगे, ठीक है। सेव कैटेगरी वन कर देंगे, बस इतना ही करना है और काम हो जाएगा। तो ये कोड कितना छोटा हो गया। बट एक मेरा ये सवाल रहेगा कि जो हमारा आईडी है उसका क्या होगा। सही बोला ना मैं? जो हमारा आईडी है उसको भी तो ठीक करना है। हालांकि आईडी को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आईडी के मदद से हम लोग उसके वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। तो आईडी तो उतना ही रहेगा, तो आईडी में कोई इशू नहीं है। तो हम लोग कैटेगरी वन में क्या किया, हमें मिला, उस कैटेगरी वन में हम लोग सेट नेम कर देंगे, ठीक है, कैटेगरी डॉट गेट नेम, ठीक है। कौन सा कैटेगरी जो हम लोग डाल रहे हैं उसका गेट नेम लेंगे, और अपने कैटेगरी वन में जो कि हमारा आईडी से निकल कर आ रहा है उसमें नेम चेंज कर देंगे। और उसको फिर बाद में क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, इधर आइए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप बहुत मतलब एकदम नए हो और आपको पूरा डाउट हो रहा है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट होगा कि आप मेरे ओल्डर वीडियो सब देखिए, ठीक है। तो मेरा कोर जावा देख सकते हो, मेरे सर्वलेट जेएसपी की वीडियो देखिए, ठीक है, ये सारे वीडियो देखिए। और स्प्रिंग बूट स्प्रिंग फ्रेमवर्क सीखने की कोशिश करिए। देखिए, ये मेरा जो वीडियो है एक वायरल हो चुका है, ठीक है, उसको देखिए आप। यहाँ पे एक वीडियो वायरल हो चुका है, यहाँ देखिए 11K व्यूज, ठीक है। इसको देखिए, 3.5 घंटे की लेक्चर है। इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि स्प्रिंग वर्क फ्रेमवर्क पे काम कैसे होता है। उसके बाद आप सिंपली स्प्रिंग बूट पर जंप कर सकते हो इन वन वीडियो, और उसके बाद प्रोजेक्ट बना सकते हो मेरे साथ, और उसके बाद डेटाबेस को समझ सकते हो, और उसके बाद आप हाइबरनेट को समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप हाइबरनेट को समझ सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या फोकस करना है वो देखिए। हाँ, तो मैं यहाँ पे इतना लिखा, पहले इसको रन करता हूँ। ये सारा कमेंट कर दीजिए, इतना बड़ा कोड अब जरूरत नहीं है, ये सारा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। और इसको कैटेगरी कर दीजिए। तो वापस से मैं रिपीट करता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, ये कैटेगरी है ना। तो देखिए यहाँ क्या है। एग्जिस्टिंग कैटेगरी, ठीक है, एग्जिस्टिंग कैटेगरी में सेट नाम कर दिए ये कैटेगरी।
और फिर एग्जिस्टिंग कैटेगरी को सेव कर दिया। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। देखिए वापस समझाता हूँ। फाइंड बाय आईडी से हमने क्या किया, ठीक है, फाइंड बाय आईडी से वो वाली कैटेगरी निकाल दिया जो एग्जिस्टिंग कैटेगरी है, जो हमारा सेव था, ठीक है। उसी सेव्ड कैटेगरी को हमने सेट नेम लगाया और कैटेगरी से गेट नेम कर लिया, ठीक है। ये जो कैटेगरी है जो हमने इनपुट से लिया, उसका गेट नेम किया, उसका नाम ले लिया और इसमें जाके सेट कर दिया एग्जिस्टिंग कैटेगरी में। फिर जाके डेटाबेस में जाके स्टोर कर दिया डेटा को। ये किया, ठीक है। अगर ये आईडी सेम नहीं होता तो यहाँ एक एक्सेप्शन थ्रू होता पोस्टमैन की तरफ, ठीक है। क्या होता, तो जो एचटीटीपी स्टेटस है वो नॉट फाउंड है और एक मैसेज साथ में देखने को मिलता, रिसोर्स नॉट फाउंड। ये हो रहा है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है, इतना बात आप समझ पाए होंगे। अभी देखिए इतना करने के बाद और कुछ बचा है नहीं, हो गया। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल एस करूंगा और सिंपली, अच्छा यहाँ पे एक एरर दिखा रहा है, क्या है यहाँ एरर? मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अच्छा कहाँ पे? हाँ, ओके ओके ओके। अपडेट कैटेगरी, ठीक है। एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, इसको रिटर्न करेंगे ना, मतलब मैसेज देगा। देखिए क्या करिए, यहाँ रिटर्न लगा दीजिए, ठीक है। रिटर्न हो गया। चलिए, तो एरर जा चुका है। कंट्रोल एस करिए और यहाँ से आप स्टॉप एंड रिटर्न कर दीजिए। क्या आपको मजा आ रहा है? आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का, ठीक है। आज का इम्पोर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जिसमें मैं आपको सब कुछ समझाने की कोशिश किया हूँ। हालांकि मैंने पोस्टमैन और ये सब चीज बहुत इन डीप नहीं समझाया हूँ, क्योंकि मैं समझा के रखा हुआ हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब पुराने लेक्चर्स भी देखिएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है रन। अभी मैं जाऊंगा पोस्टमैन के पास और यहाँ से कैटेगरीज को गेट कर, सेंड करूंगा। तो ये वापस से, तो ये वापस से क्या हुआ, रिफ्रेश हो गया। डेटा सारा चला गया, इन मेमोरी है। अगर आप जब तक सर्वर को ऑन रखे हो तब तक डेटा रहेगा। जैसे ही सर्वर को आप री रन या स्टॉप करोगे तो सारा डेटा खत्म हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, हमारे मेमोरी से चला जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम H2 डेटाबेस यूज कर रहे हैं जो कि इन मेमोरी है, जिसके वजह से जो डेटा है हमारा, वो तब तक हमारे पास रहेगा जब तक सर्वर ऑन रहेगा, ठीक है। अभी देखिए मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं व्हीकल को पोस्ट करता हूँ, सेंड किया, तो कैटेगरी क्रिएट हो गया। अब मैं गेट करता हूँ, गेट सेंड किया, तो हमारा आईडी है जो व्हीकल वो रिटर्न हो गया। अभी देखिए यहाँ पे मैं गूगल पे गया, H2 कंसोल पे गया और यहाँ पे मैं पहले रीरन करता हूँ, कंटिन्यू। हालांकि यहाँ, हाँ ये आया। इसको क्या किया, मैं टेस्ट कनेक्शन किया, तो टेस्ट सक्सेसफुल हो गया। फिर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं कनेक्ट किया, यहाँ पे मैं कैटेगरीज को सिलेक्ट करता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। देख सकते हो, वन व्हीकल हमारे आईडी में आ गया, मतलब हमारे टेबल में आ गया, नॉट आईडी, टेबल पे आ गया। तो आप यहाँ समझ पा रहे होगे कि जो हमारा कोड है वो कहीं ना कहीं सही है, ठीक है, सही है। अभी मैं यहाँ पोस्टमैन के पास आता हूँ, यहाँ पुट कैटेगरी पे जाता हूँ और ID 1, देखिए यहाँ पे क्या आईडी है, गूगल पर आई है, देखिए यहाँ ID 1 है। इस ID 1 को मैं सेलेक्ट करता हूँ और ये स्पोर्ट्स को मैं अपडेट कर देता हूँ। सेंड किया, तो कैटेगरी अपडेटेड हो गया। वापस मैं यहाँ आता हूँ और इसको रन करता हूँ। आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स अपडेटेड हो गया। तो ये आप समझ पा रहे होगे क्या हो रहा है, ठीक है। देखिए ये क्या है, पोस्टमैन में ये सारा क्या है, HTTP लोकल होस्ट 8080 API एडमिन कैटेगरीज और ये /1, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में समझाया हूँ, इस वीडियो में समझाया हूँ, ठीक है। तो वो एक बार देख लीजिएगा। मेरा मेन फोकस था हाइबरनेट को समझाना। हाइबरनेट में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कि हाइबरनेट में यहाँ पे मुझे आपको सिखाना था कैटेगरी रिपोजिटरी का इंटरफेस, उसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं JP इंटरफेस से, ठीक है। और उसमें हम लोग कैटेगरी और जो हमारा प्राइमरी की है लॉन्ग, उसको डाल देते हैं, ये दिखाना था।
साथ ही साथ मुझे इम्प्लीमेंटेशंस को चेंज करके दिखाना था। जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हम लोग कैटेगरी रिपोजिटरी के मदद से कैसे हम लोग फाइंड कर पा रहे डेटा, सेव कर पा रहे डेटा, डिलीट कर पा रहे डेटा, ये सारा काम हम लोग कर पा रहे हैं। साथ ही साथ मुझे आपको ये दिखाना था कि इसको ऑटो वायर करना पड़ेगा। कैटेगरी रिपोजिटरी इंटरफेस को हमें यहाँ पे ऑटो ऑटो वायर करना पड़ेगा। जो सारा इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, ये सारा स्प्रिंग बूट संभालेगा, ठीक है, मैनेज करेगा। उसका टेंशन हमें नहीं लेना है। हमें बस इंटरफेस से एक्सटेंड करा देना था, उसके बाद सारा काम वो देख लेगा। तो मुझे ये चीज दिखाना था, ठीक है। तो ये दो तीन चीज बताना था। साथ ही साथ मुझे आपको एच2 डेटाबेस के बारे में बताना था, जो कि इन मेमोरी डेटाबेस होता है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको समझा पाया हूँ। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना कुछ था, ठीक है, इतना कुछ था। अब कितना अंडरस्टैंडिंग आप कर पाओगे वो आप मैं तभी समझ पाऊंगा। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो काफी कुछ इसमें समझाया हूँ, बट आप कितना आपका बेसिक स्ट्रांग होगा उतना आपको समझ में आया होगा। आपका कोर जावा स्ट्रांग होना चाहिए, आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए, आपको स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट छोटा मोटा आना चाहिए, तब जाके आप ये लेक्चर समझ पाओगे। स्प्रिंग बूट का छोटा मोटा प्रोजेक्ट जो मैं बनाया हूँ, और साथ ही साथ स्प्रिंग फ्रेमवर्क का बिगनर क्लास, वो सारा चीज, बाकी डेटाबेस भी समझाया हूँ क्या होता है, वो सब कुछ अगर आप देखोगे तो आपको शायद ये हाइबरनेट जेपीए समझ में और अच्छा से आएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ मैं यहाँ लॉजिक भी इंप्लीमेंट करके दिखाया हूँ। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं जो जेपीए है, ठीक है, और जो हाइबरनेट है, वो कहीं ना कहीं इंटरनली एक ही जैसा काम करता है। तो अगर आप जेपीए पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको हाइबरनेट भी आ जाएगा, आप हाइबरनेट पढ़ोगे तो जेपीए आ जाएगा। जो मैंने यूज किया है वो जेपीए यूज किया था आज, ठीक है। जो प्रोजेक्ट में मैंने यूज किया था वो जेपीए यूज किया है। तो आपको एक्चुअली हाइबरनेट भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको डिपेंडेंसीज के बारे में समझाया, कैसे हम लोग डिपेंडेंसीज के हेल्प से अपने जार फाइल्स को अपने एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के अंदर इनपुट कर देते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। तो उसका भी टेंशन खत्म। तो कहीं ना कहीं हमें डॉट एक्सएमएल फाइल्स क्रिएट नहीं करना पड़ा, एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशंस नहीं करना पड़ा हाइबरनेट को लेके, जो कि हमें स्प्रिंग और सर्वलेट में करना पड़ता है। बट स्प्रिंग बूट चूंकि ऑटो कॉन्फ़िगर है, काफी कुछ इसमें एम्बेडेड है, तो हमें इसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। वो सारा चीज जो है वो कहीं ना कहीं स्प्रिंग बूट संभाल लेगा, ठीक है। बाकी आप जो ये हम लोग पोस्टमैन में यूआरएल लेते हैं, ठीक है, कैसे ये इसका पाथ सेट करते हैं, ये सारा चीज मैंने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स में समझाया है। तो वो एक बार रीचेक कर लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो लास्ट में वन है वो भी आईडी है, ठीक है, आईडी है। वो कैसे हो रहा है, ठीक है, ये पाथ वेरिएबल होता है जो कि डायनेमिक होता है, जो कि चेंज कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी मैंने स्प्रिंग बूट फॉर बिगनर प्रोजेक्ट फॉर बिगनर में सब कुछ समझाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मेरे इस लेक्चर को देख रहे हो तो उससे पहले आपको ये सब चीज आना चाहिए। अगर अगर आप बिगनर हो, बहुत ज्यादा बिगनर हो, तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप लेक्चर को शुरू करिएगा। बेसिक्स 1, बेसिक्स 2, एरे, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। यहाँ पे फिर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेस मॉडिफायर, उप्स, स्ट्रिंग इन वन वीडियो, ये सब कुछ सीखना पड़ेगा। कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। हालांकि मैं इसमें सिर्फ एरे लिस्ट समझाया है, ठीक है, लेकिन एरे लिस्ट समझने से भी काफी कुछ समझ में आ जाता है। फिर मैंने आपको नंबर प्रोग्रामिंग करके दिखाया है, प्राइमरी नंबर यूजिंग जावा। फिर मैंने आपको सर्वलेट करके दिखाया है, ठीक है। फिर नंबर्स प्रोग्रामिंग भी किया है। फिर थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं बट 60% जेएसपी समझाया है। देखिए, सर्वलेट मैंने 90% समझा दिया, 80-90%। बस जेडीबीसी के साथ कनेक्ट करके नहीं दिखाया, ठीक है। सारा कनेक्शन में अभी आज के टाइम पर जो भी यूज हो रहा है फ्रेमवर्क्स, उस पर करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि स्प्रिंग बूट पर, जो कि मैंने आपको आज करके दिखाया। मैंने आपको डेटाबेस से कनेक्ट कर कर आज दिखाया, जो कि आज के टाइम पर जिस तरीके से कनेक्शन होता है, ठीक है, वो करके दिखा रहा हूँ। सर्वलेट और जेडीबीसी से कनेक्शन मैंने बहुत पहले किया हुआ हूँ, लेकिन अभी के टाइम पर ज्यादा जो भी रियल टाइम पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो स्प्रिंग बूट और हाइबरनेट पर बन रहे हैं। तो उसका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सर्वलेट पढ़ा दिया, सर्वलेट में वर्क कैसे होता है। फिर थोड़ा थोड़ा जेएसपी जेडीबीसी जेएसपी पढ़ाया, जेडीबीसी अभी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है, जेडीबीसी नहीं पढ़ाया हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आपको ये सब समझाया कि एपीआई क्या होता है, रेस्ट एपीआई क्या होता है, एचटीटीपीएस क्या होता है, एपीआई रिक्वेस्ट क्या क्या होता है, इंटरनेट डब्ल्यू, क्लाइंट सर्वर, स्टेटस कोड, ये सारा क्या होता है, ये सब सब समझाया। फिर मैंने आपको स्प्रिंग फ्रेमवर्क समझाया आपको। फिर मैंने
स्प्रिंग बूट समझाया और स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट कराया और साथ ही साथ डेटाबेस के बारे में समझाया। तो इतना कुछ किया हूं मैं। तो आपको, अगर आप नए हो, एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको एकदम स्टार्टिंग से देखना जरूरी है, ठीक है। और आपको जो भी डाउट होता है वो मुझसे पूछना जरूरी है। तब जाके आप यहाँ हाइबरनेट पढ़ पाओगे और समझ पाओगे। तो हाइबरनेट का प्री रिक्वेस्ट क्या है कि आपको एडवांस जावा जावा आना चाहिए और स्प्रिंग फ्रेमवर्क आना चाहिए, ठीक है। स्प्रिंग बूट नहीं भी चलेगा तो ठीक है, लेकिन आए तो बहुत अच्छा। तब जाके आपको हाइबरनेट और जेपीए समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैं स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल कर रहा था, तो हाइबरनेट को यूज करने के लिए कोई मुझे एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि हाइबरनेट पढ़ाओ तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन भी करके दिखाओ, बट चूंकि मैं स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट से हाइबरनेट को कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ा। सिंपली मुझे कैटेगरी क्लास के ऊपर एंटिटी बताना पड़ रहा है और प्राइमरी क्लास के लिए एनोटेशन आईडी डालना पड़ रहा है। और मैंने जो डेटाबेस इस्तेमाल किया वो एच टू डेटाबेस इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से मुझे कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं करना पड़ रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर। बट कल होके जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे और जब सिक्योरिटी का बात आएगा, ठीक है, तो वहां पे मैं कौन सा डेटाबेस कनेक्ट करूंगा, तो मैंने माई एसक्यूएल डेटाबेस कनेक्ट करूंगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अभी के लिए मैंने एच डेटाबेस से कनेक्ट किया क्योंकि मैं आपको समझा पाऊँ कैसे इंटरनली प्रोजेक्ट काम करता है, कैसे कंट्रोलर से डेटा होकर, सर्विस से होके, रिपोजिटरी से होके हमारा जो डेटा है वो जाके डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। तो ये लेक्चर में जो मुझे आज आपको समझाना था। यहाँ पे आप देख सकते हो H2 कंसोल में आके, तो यहाँ पे जब आप रन करोगे तो स्पोर्ट्स अपडेटेड हो गया है, ठीक है। तो चलिए, तो आज था बस इतना लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और हाइबरनेट जरूर सीख लीजिएगा क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।